बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज दिन चढ़े जब हमें ये मालूम पड़ा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरीट के ऊपर पुलिस ने छापा मारा है। छापा मारने के बाद वहाँ से तमाम तर जो चीज़ें थीं, जो लैपटॉप्स थे, जो वहाँ पे कंप्यूटर्स थे, वो तमाम तर रिकॉर्ड जो है वो कब्ज़े में ले लिया गया और वहाँ से गिरफ़्तार किया गया रऊफ़ हसन साहब को, जो मरकज़ी तर्जुमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और उनके साथ गिरफ़्तार किया गया बैरिस्टर गौहर को। लेकिन कुछ ही देर बाद बैरिस्टर गौहर जो हैं वो घर पहुँच गए। बैरिस्टर गौहर से मुख्तलिफ रहनुमाओं ने बात की। उन्होंने कहा जी कि मुझे गिरफ़्तार किया था लेकिन मुझे बाद में इन्होंने छोड़ दिया। इस्लामाबाद पुलिस ये क्लेम ही नहीं करती कि बैरिस्टर गौहर को भी गिरफ़्तार किया गया था। अब जो रऊफ़ हसन साहब को गिरफ़्तार करने के हवाले से इस्लामाबाद पुलिस ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि यहाँ पर बैठकर बैनुल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मज़मूम मनसूबाबंदी की जा रही है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जिसकी सरपरस्ती जो है वो रऊफ़ हसन साहब कर रहे हैं। रऊफ़ हसन साहब को अपने पास रखने के बाद अब शाम के वक्त उन्होंने फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सुपुर्द कर दिया है कि मज़ीद तहकीकात आप ज़िमन में आप खुद कर लें। तो उसके बाद जब ये गिरफ्तारी अमल में आई थी, उसके बाद DGI-SPR मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2-3 चीज़ें कहीं। एक बन्नू वाक़े के हवाले से, फिर 9 मई के हवाले से, ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम के हवाले से, और उसके साथ साथ उन्होंने डिजिटल दहशतगर्द की इस्तेलाह इस्तेमाल की और उन्होंने कहा जी कि एक दहशतगर्द वो जो दरअंदाजी करते हैं मुल्क के अंदर, उनको पहचानना, उनको ट्रेस करना वो हमारे लिए आसान काम है, लेकिन जो डिजिटल दहशतगर्द हैं, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मज़मूम मनसूबाबंदी के तहत प्रोपेगेंडा करते हैं, हमें तो ये मालूम नहीं पड़ता कि वो कौन है और कहाँ पर बैठे हुए हैं। उनके खिलाफ इक़दाम उठाना रियासत की ज़िम्मेदारी है, हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और हुकूमत इस ज़िम्मन के अंदर इक़दाम उठाए। मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब ने 9 मई के हवाले से क्या मौक़िफ़ रखा है? राना साहब, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको रोड मैप क्या दिखाई दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखिए, दो चीज़ें बड़ी क्लियर है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हमने हर सूरत जीतनी है और ठीक कहा उन्होंने, इस पर सारी कौम को इकट्ठे होना चाहिए। बन्नों पर उन्होंने जो वजाहत दी, इस पर तो जवाब आप उन सियासी जमातों से ले सकते हैं जिन 6 सियासी जमातों ने समेत जमात इस्लामी इल्ज़ाम लगाया था। बाकी ANP से आप ले सकते हैं, बाकी जमातों से ले सकते हैं। तीसरा बात डिजिटल मीडिया के हवाले से की, मैं इसलिए इस पर नहीं बात करना चाहता, ये हमारे मुतलका यासर आपके मेरे मुतलका सवाल नहीं है। ये सवाल उन लोगों के मुतलका है जिन लोगों से है, और मेरी समझ सवाल थी कि आपने ये सवाल मुझसे ही कर दिया। आपको उन मुतलका लोगों को लेते लाइन पे, उनसे सवाल करते तो उनके जवाब पे हम कोई ना कोई उनसे सवाल और भी कर सकते। तो जहाँ तक डिजिटल दहशतगर्दी है, ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि डिजिटल दहशतगर्दी में आता क्या क्या है, ये समझना इंतहाई ज़रूरी है और इसके लिए एक रोड मैप होना बड़ा ज़रूरी है। अगर वो रोड मैप बन जाए और उस रोड मैप के मुताबिक काम कर लिया जाए तो फिर शायद ये शिकायतें किसी को ना मिलें। लेकिन ये भी डिसाइड करना बड़ा ज़रूरी है कि डिजिटल दहशतगर्दी कर कौन रहा है, कौन कौन कर रहा है। मैं ये कह रहा कौन कौन कर रहा है। ये उन्होंने रऊफ़ हसन साहब के ऊपर इसका मसला डाला। एक रऊफ़ हसन तो नहीं है ना, अगर रऊफ़ हसन साहब ने किया बिल्कुल होना चाहिए। तो बहुत से लोग हैं, मैं तो कहता हूँ कि आज उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि 9 मई के मुलजमान को अगर वाकई अदालतें सज़ा देती तो ये मामला ना होता। मैं कहता हूँ, मैं इससे भी आगे चला जाता हूँ। पाकिस्तान के अंदर यह रीत जिसने भी कायम की थी, जिस वक़्त हाज़र सर्विस आर्मी चीफ के त्यारे को भारत उतारने की बात की थी, वहां से शुरू कर ले और यहां तक आ जाए, जो भी है बिल्कुल उसे कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। हमें अपनी फौज से प्यार था, प्यार है और प्यार रहेगा। इसके अलावा या इससे आगे कोई दूसरी बात नहीं। और ये पाकिस्तान है, हम सब का है और हम सबको इसमें अपना रोल अदा करना है। यासर साहब, बड़ी क्लियर चीज़ है, मेरी समझ से बाहर, मेरी समझ से सारी चीज़ें बाहर हैं कि क्या जब मियाँ जवेद लतीफ़ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कोई जवाब क्यों नहीं आता कि ये किसकी हदायत पर, वो तो सरेआम लोगों के नाम लेता है ना जी ऐसा साहब जी। इसी तरह और भी बहुत से लोग करते हैं। हमें सबको सब जगहों से सब लोगों को बाहर निकालना होगा, सबको देखना होगा कौन कहाँ पे क्या है। और बिल्कुल एक मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें मुतनाज़ा हो जाती है कि इसने ये फलां किया, इसने फलां किया, क्यों ना एक जुडिशियल इंक्वायरी की जाए, अदालत के सुप्रीम कोर्ट के तहत इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी की जाए। डिजिटल मीडिया दहशतगर्दी की, हर मामले की
ताकि पता चले कि असल क्या है और नकल क्या है। ये क्लियर हो जाना चाहिए। इस वतन के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो बड़ी ज़रूरी होनी चाहिए। राणा साहब, अगर इसी बीच हमें ज्वाइन कर चुके हैं अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बुच्चर साहब जो पंजाब में हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राणा साहब, मलिक साहब से ही एक चीज़ के ऊपर कमेंट लेना है, लेकिन उससे पहले कि मलिक साहब की तरफ बढ़ूँ, आप ये क्या समझते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपने उम्मीदवारान के ऊपर दबाव का इल्ज़ाम लगा रही है, ये किस हद तक दुरुस्त है? 101% दुरुस्त है। दुरुस्त है 101%। किसी को मेरी इस बात से तकलीफ़ हो, कोई मेरी इस बात पे इतराज़ करे तो जो मर्ज़ी समझ लें, लेकिन 101% ये दुरुस्त बात है। इसलिए कि मैंने कुछ चीज़ें अपनी कानों से सुनी और आंखों से देखी हैं, तो मैं किस तरह इसे कहूँ कि मैंने किसी और से सुना है? दूसरी बात बड़ी क्लियर सी है, जब एक मुल्क के अंदर वहाँ का सबसे बड़े सूबे का वज़ीर आला खुलकर ये बात कर रहा हो और ये कह रहा हो हम निबट लेंगे, हम नहीं होने देंगे, जब उस वहाँ की हुकूमत के ज़िम्मेदारान ये बात कर रहे हो, तो फिर मुझे बताएं और दबाव किसको कहते हैं? चले मुझे आप समझा दें ज़रा, और किसको दबाव कहते हैं? अगर ये दबाव नहीं है तो मुझे एक बात बता दें कि असम्बली में सिर्फ इतना लफ्ज़ बोलने पर, एहतजाज करने पर वज़ीर आला के ख़िलाफ़ 11 मेंबरान की आप रुकनियत जो है उसे मुअत्तल कर देते हैं, उनके दाखिले पर पाबंदी लगा देते हैं, तो फिर आप ये कैसे बर्दाश्त करेंगे कि आपके 11 से ज़्यादा मेंबर फारिग हो रहे हैं? क्या आपको नहीं पता कि एक खातून मेंबर के आने पे अभी आई नहीं वो, और शोर इतना मच गया और आपने उस पर बातें नहीं सुनी, आपने उस पर गुफ्तगू नहीं सुनी? और अब भी अगर आप पूछें यासर साहब कि प्रेशर है या नहीं है, तो फिर मुझे आपकी अक्ल जो है ना उस पे थोड़ा सा रहने दें, इधर ही रहने दें। मलिक अहमद खान बुच्चर साहब ने किया। मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मलिक साहब, जो अभी मौजूदा सूरत हाल बनी हुई है, इस पे आपका कमेंट लेने से पहले मैं असद कैसर साहब की गुफ्तगू चलाना चाहता हूं, जो उन्होंने मेंबरान असम्बली के हवाले से कायम कर रखी है। उस पे जो उनकी राय है उस पे आपका कमेंट मुझे दरकार होगा। ज़रा सुनवाइए कि असद कैसर साहब ये MPS के बारे में क्या राय रखते हैं। हमने आइंदा जुम्मा पूरे पाकिस्तान में तहरीकी तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तहत एहतजाज का ऐलान किया है। मुल्क में बदतरीन बिगड़ती हुई अमन अमान की सूरत हाल और हमारे सोशल वर्कर और ख़ासकर जो सोशल मीडिया से मुतालिक लोग हैं, उनको गैर कानूनी तौर पर उठाना, उनको गायब करना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल इक़दाम उसके ख़िलाफ़। तीसरा, जो महंगाई जो इन्होंने बजट के ज़रिए गरीब आवाम के ऊपर जो एक क़यामत बर्फा की है। एक तरफ मुल्क जो है ना में आग खून का खेल खेला जा रहा है। MNS की खरीदी फरोख्त के लिए बड़े बड़े ऑफर्स हो रहे हैं, उनको दबाया जा रहा है, उनके ऊपर प्रेशर लाया जाता है कि वो अपनी लॉयल्टी है, वफादारी, वो चेंज करें, लॉयल्टी को चेंज करें, उन पर दबाव लाया जा रहा है। मलिक साहब, कितने MPs ऐसे हैं पंजाब के जिनके ऊपर दबाव है कि वो PTI के अंदर शमूलियत इख्तियार ना करें? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। एक तो राना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह जी सर। अच्छा सर, रिक्वेस्ट ये है कि मैं थोड़ा सा इसमें आपको पीछे जाऊंगा कि जब हमारे मेंबरान को 8 फरवरी को 13 जनवरी को जब हमारे सिंबल अलॉट हुए, तो उस वक्त हम सबको अलग-अलग सिंबल अलॉट हुए। फिर हमने सुनिए इत्तेहाद काउंसिल के जमा करवाए फॉर्म्स। उस वक्त तक तो चीज़ें चल रही थी, ठीक है, कि PTI का नाम लेने वाला ही कौन, ये वो सारा कुछ चल रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बेहतर तो लॉ नोइंग लोग बता सकते हैं, मेरे ख्याल में जो पिछली प्रैक्टिस थी सारी वो ख़त्म हो गई। हम दोबारा इंडिपेंडेंट करार दे दिए गए। जिन्होंने अपने फॉर्म पे उस वक्त हमने किया ये था कि 2-2, 3-3 फॉर्म जमा करवाए थे, तो PTI के फॉर्म उन्होंने कुछ किसी के आगे चले गए, किसी के उन्होंने पीछे रख लिए, इंडिपेंडेंट आगे कर दिए, क्योंकि हर चीज़ उनके पास थी, हम तो उधर थे नहीं। तो दोबारा चूंकि लोग PTI की तरफ सब MPs MNAs ने, उनकी पहली दफ़ा ये हो रहा है कि तमाम तर मुश्किलात के बावजूद MPs ने और MNAs ने दोबारा बयान हल्फी जमा करवा दिए। अब हो क्या रहा है, पंजाब में भी उनकी अक्सरियत है, मरकज़ में भी उनको ऐसी तकलीफ नहीं है, सिर्फ वो एक अपनी खिफत मिटा रहे हैं कि
इन्होंने एफिडेविट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमा करवाए हैं और MNAs को तो उन्होंने पकड़ना शुरू कर दिया। और आज जो उधर हमारे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पे हमला हुआ है, वो हमारे MPs के जितने एफिडेविट थे वो पुलिस ले गई। मलिक साहब, ये तो बताइए कि आपके टोटल जितने लोग थे सबके फार्म दोबारा चले गए? सर हमारे सबके फार्म चले गए परसों तक, क्योंकि जुमेरात तक टाइम है। जो पहले फार्म थे राना साहब वो सबके चले गए थे। अब भी हमारे तकरीबन 100 के नजदीक फॉर्म चले गए हैं, बाकी कल तक चले जाएंगे। तो अगर जुमेरात के दिन इलेक्शन कमीशन के बाहर से फार्म छीन लिए गए तो फिर तो सर आपको याद नहीं है राना साहब हमारे से किस तरह इलेक्शन में फॉर्म? मुझे पता है ना, मैं कहा फिर ऐसा हो गया तो सर अब हम क्या कर, देखिए अब ये चीज अगर देखिए सर ये फॉर्म सर ये जो फॉर्म है आप मौलाना के हाथ भिजवा दें, हो सकता है सबमिट हो जाए। सर हम आखिर में यही करना पड़ेगा क्योंकि उनके साथ भी बातचीत चल रही है। तो असल में बात ये नहीं है सर, असल में बात ये है कि ये आखिरी हद तक जा रहे हैं। ये जो फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है और जो इनके आका इनको लाने वाले हैं, ये आखिरी हद तक जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती कि इन्होंने निकालना क्या है। 2 करोड़ 60 लाख वोट मिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इतनी छोटी हरकतें ये कर रहे हैं। आपका क्या ख्याल है कि आर्टिकल 6 राना साहब बैठे हैं, कितने पॉपुलर लीडर्स पे पहले लग चुके हैं। क्या आर्टिकल 6 लगने से कोई बंदा गद्दार हो जाता है? किसी सियासी जमात का सरबराह भी गद्दार नहीं है जी। ये तो गद्दारी का खेल शुरू से लगा रहे, चंद मखसूस ज़ेन गद्दारी का इल्जाम लगा देते हैं। आप एक इलाकाई जमात पे भी पाबंदी नहीं लगा सकते। आप कैसे लगा सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी? आप ये सोचें जरा, एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है मरकज में, एक सूबे में उसकी हुकूमत है, एक सूबे में 100 से ऊपर सीट इतने बुरे हालात में है, तो आप उसमें लगा देंगे अपना पाबंदी? देखिए एमको की जन्नत में रहते हैं, ये सोच ही नहीं रहे कि अवाम के साथ महंगाई का क्या हाल है। मलिक साहब यहाँ पे गुफ्तगू की हुई है अतात तारड़ साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में। अतात तारड़ साहब का क्या कहना है वो ज़रा मुलाहिज़ा करवाएं। ये तशद्दुद की सियासत इनके खून में रची बसी है। तरीके इंतशार की जो सियासत है, जो हमेशा लाशों की तलाश में रहती है, कि मजलूमियत का प्रचार करके, इतने जराइम करने के बाद मजलूमियत का प्रचार करके कि मुझे डेथ सेल में रखा गया है तो वो कोई रिलीफ हासिल कर लेंगे। तो बिन मांगे रिलीफ तो एक मिल गया है, मगर ये इस तरह मजलूमियत का प्रचार करने से रिलीफ नहीं मिला कर। असद कैसर साहब मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, मगर ये उन्होंने कहाँ से अखज़ किया, क्या मेंबर्स का नाम बताया, किसने किसको अप्रोच किया, किस नंबर से कॉल आई को बताएं, तफसीलात तो कोई नहीं है ना। हवा में एक तीर जो है वो चला दिया। जब ये हुकूमत में थे तब भी उनकी यही पॉलिसी थी, और आज जब वो अपोजिशन में हैं तब भी उनकी यही पॉलिसी है कि मुल्क के अंदर इंतशार कैसे फैलाया जा सकता है, मुल्क में अदम इस्तेहकाम कैसे पैदा किया जा सकता है। उनका मिशन है, यही उनका मंशूर है। जी मलिक साहब, अतात तारड़ साहब की इस मौके पे क्या राय रखते हैं? वो कहते हैं आप इंतशार फैलाते हैं सर। मैं तारड़ साहब के बारे में इतना ही अर्ज करूंगा कि तारड़ साहब को सबूत चाहिए तो क्या पहले मुझे तारड़ साहब ये बता दें कि अगर हम सबूत दे दें कि उनके पास कोई अख्तियार है कि सिर्फ बात करने की हद तक अख्तियार है। देखिए बड़े बादशाह हैं, ये अजीब बात करते हैं, अभी भी इनको सबूत की जरूरत है। मेरे अपने साथ जो कुछ हुआ है मैं खुद अगर इनको बता दूं एज ए अपोजिशन लीडर, तो फिर पहले ये बताएं कि क्या इनके पास अख्तियार है कि अगर इनको हम सबूत दें तो फिर इनके पास क्या अख्तियार है, ये क्या एक्शन लेंगे। देखिए बात करनी बड़ी आसान है, हमारे अपने साथ जो कुछ हुआ है हम आपके पास जिंदा सबूत बैठे, इससे बड़ा सबूत क्या है। आए हमारे साथ कुरान पे हाथ रखें, हलफ लें हमारे से भी और हमें भी हलफ दें कि आपने क्या क्या नहीं करवाया। साहबजादा अमीर सुल्तान को लाहौर कैंट के घर से किसने गवाह किया है? मेरे ऊपर एंटी करप्शन के पर्चे, और मेरे पास जेट तैयारा था कि 9 मई वाले दिन मेरे ऊपर 8 पर्चे हो गए और हर पर्चे के दरमियान 100 50 किलोमीटर का फासला था और वो सेम टाइम पे हो गया। तारड़ साहब की बात को अब मैं क्या कहूँ, वो जिस तरह उनके आता है जबान में वो कह देते हैं। बट सबूत के बाद पहले तो वो मेरे भाई वो ये बात बताएं कि क्या उनके पास कोई अख्तियार भी है। सबूत तो आप ले लेंगे तो फिर अख्तियार क्या है कि फैसला आप क्या करेंगे, सबूत के बाद फिर आप बात मान जाएंगे। अच्छा और आप मलिक साहब ये तो बताइए कि जो आप महसूस नशिस्तें पंजाब की हैं उसके लिए नाम फाइनल हो गया आपके? सर उसमें क्राइटेरिया ये बना है जिन्होंने 9 मई के बाद तकलीफें उठाई हैं, हमारी
कमल शोजब साहिबा हैं, जरताज गुल साहिबा हैं, और आई थिंक समाबिया ताहिर हैं, बेहतरीन हमारी सीनियर उधर हैं अपनी पार्टी की, उन पे कमेटी बनी है। खान साहब खुद उसको ओवरसाइट कर रहे हैं, हमारे से भी मशवरा ले रहे हैं। एक तो अंडरस्टूड बात है सर कि जिन्होंने तकलीफ़ें उठाई हैं, जो हमारी 10-12 लेडीज़ हैं, वो तो अंडरस्टूड हैं ही हैं। उसके बाद एक यही क्राइटेरिया बना है, बड़ी देखभाल के, कोई किसी के रिश्तेदार, कोई किसी की सिफारिशी, कोई ऐसी बात नहीं है। इंशाअल्लाह मेरिट पे जो हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, जो पार्टी के साथ मुश्किल वक्त में खड़ी हैं, तो वो उन्हीं को टिकट्स मिलेंगे और इंशाअल्लाह उन्हीं की ये लिस्ट बन के जाएगी। लेकिन आखिरी जो फाइनल लिस्ट होगी वो चेयरमैन साहब खुद करेंगे। तो क्या उसमें ऐसी खवातीन भी होंगी जो जनरल इलेक्शन में जिनकी नशिस्त जो है वो नहीं निकल पाई और उनका नाम इधर शामिल किया जाएगा? सर डेफिनेटली हैं उनमें खान साहब ने डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की मंजूरी दी है, सनम जावेद साहिबा हैं, आई थिंक रेहाना डार साहिबा सियालकोट से हैं। तो जो इलेक्शन इस लेवल की लड़ी हैं, जो यानी वो जिनके केसेस चल रहे हैं उनके नाम भी शामिल हैं? बिल्कुल शामिल हैं सर, उनके तो ज़रूर होने चाहिए। अब देखिए ना जी, उन्होंने इतनी मुसीबत, और मेरे ख्याल में उमर सरफराज चीमा साहब की बेगम साहब भी शायद हो सकती हैं, इस किस्म की ये चल रही हैं कि जो तकलीफ़ में उनको, तो देखिए उन्होंने किस लिए तकलीफ़ उठाई है, पार्टी के लिए उठाई है। और अपना जिसमें जो सारा मामला चल रहा है वो आप खुद देखें कि डॉक्टर यास्मीन राशिद जैसी बुजुर्ग औरत, और इतनी तकलीफ में, उनको खुद एक मुज़िम मर्ज है और उसके बावजूद 1 साल से ऊपर हो गए, जालिमों को शर्म भी नहीं आ रही कि उस बीबी को इन्होंने जमानत पे भी नहीं। राणा साहब आप सवाल कर लीजिएगा सर, रेहाना डार साहिबा को पंजाब में एडजस्ट किया जाएगा या वफाक में? नहीं, रेहाना डार साहब को खान साहब ने मेरे ख्याल में वफाक में कहा है। सही राणा साहब। अच्छा, दूसरी ये बताइएगा कि ये तो हो गया सर, आपको यकीन है कि इलेक्शन कमीशन साहब आपको सीटें दे देंगे अभी? सर देखिए राणा साहब, जो क्रेडिबिलिटी इलेक्शन कमीशन क्या सामने, और साथ इसमें ये बता दीजिए, जो आपने कहा जुमेरात तक टाइम है, ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से टाइम है? ये सर जो 15 दिन हमें दिए थे ना सर, वो सुप्रीम कोर्ट ने कि विद इन 15 डेज आप अपने एफिडेविट जमा कराएं, मैं वो 15 दिन की अर्ज कर रहा हूँ। दूसरा जो इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी है, उसमें तो हमें बिल्कुल भी कोई एतबार नहीं है, सच्ची जो बात है। लेकिन हम एक जंग लड़ रहे हैं, क्योंकि राणा साहब मैं अर्ज करूँ कि हम हालत जंग में हैं, हम किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं है। हम जो MNA MPS बने हुए हैं, हम कोई प्रिविलेज और पक्ष को एंजॉय नहीं कर रहे, हम हालत जंग में हैं और हम इसी हालत जंग में रहते हुए ये सारा काम कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नेक्स्ट इलेक्शन होगा तो वोट क्लीन स्वीप करेगा और इनके पास कोई सीट भी नहीं होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आखिरी पत्ते खेल रहे हैं, इनके पास जाने के दिन है जी, और अवाम के इनको ख्याल नहीं है। महंगाई अरूज पे पहुंच चुकी है, आप खुद देख ले महंगाई किस हद तक जा चुकी है, और इनको शर्म ही नहीं आती, इनको हया करनी चाहिए कि अवाम मर रही है और आपको पूरा फोकस लगा हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करने का। अगर आपको मुसल्लत हमारे ऊपर कर ही दिया गया है, या आपको ये मौका मिल ही गया, तो अवाम के बारे में कुछ अच्छा सोच लें। आपने सोलर दिया, सोलर के साथ आपने शर्त लगा दी कि फाइलर और नॉन फाइलर। मुझे राणा साहब एक बात बता दें कि कौन सा दूर दराज इलाके का बंदा होगा जो फाइलर होगा, और जो जिसके 2 बल्ब और 1 पंखा होगा, तो क्या वो फाइलर होगा? इसे तो पंजाबी में मैं यही कहूँगा ना देने वाली गल होगी, ना देने राइट, एब्सोल्युटली राइट। अब देखिए सोलर में आप दे रहे हैं 200 यूनिट के बंदे को रिलीफ, यासर तो गया इसमें से जी, यासिर साहब तो शायद आ जाए, ये तो शायद फाइलर होंगे। बट आप यासिर साहब को मैं ये बता दूं कि ये सोचे कि अगर हमारे गांव में कोई एक बंदा है, एक दिहाड़ीदार है, मेहनत का काश है, तो बाकी ये है कि इंशाल्लाह इनके दिन गिने जा चुके हैं जी, डोंट वरी, इंशाल्लाह ताला दिन गिने जा चुके हैं। अगली बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान में उतरी तो क्लीन स्वीप करेगी। बहुत शुक्रिया मलिक अहमद खान बुच्चर साहब इस वक्त देने के लिए। नाज़रीन दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा सूरत हाल सियासी तौर पे तो है, लेकिन सियासी तौर पे सूरत हाल के अलावा अवामी सतह पे बहुत सारे मामलात ऐसे हैं कि जिस पे कुछ चीज़ें जो हैं वो आया होना बेहद ज़रूरी हैं।
यानी मुआशरे में अगर किसी के साथ इस्तेहसाल हो रहा है, हम तो कुली तौर पे ही देखते हैं कि अवाम के साथ इस्तेहसाल जारी है, लेकिन किसी ख़ास को टारगेट किया जाए जिससे इमेज मुआशरे की तबाह हो और मुआशरा बेराहरवी का शिकार हो जाए, गलत समत को चल जाए, तो उसकी निशानदही होना बेहद ज़रूरी है। राना साहब, एक ख़ास स्टोरी जो आप आज लेके आए हैं बच्चों के हवाले से। अच्छा, ये स्टोरी चूँकि मेरे तो जहन में था कि स्टोरी भी अमल हो चुका होगा, इस पर बड़ा सख्त एक्शन हो चुका होगा। बड़ी खौफनाक चीज़ है कि आपको याद होगा कि एक स्टोरी निकली थी कसूर से, एक मासूम बच्ची की। उसके बाद पता चला कई बच्चियों के साथ वही गनौना खेल खेला गया। राना साहब, इस पे मजीद बात कर लेंगे। कमर जमान कायरा साहब इसी बीच हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया। कमर जमान कायरा साहब, अगर देखा जाए हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर लगाई जाने वाली पाबंदी का फैसला या उसकी कोशिश, और दूसरी तरफ आर्टिकल 6 लगाने वाला मामला, इस पे जो गवर्नर पंजाब हैं वो ये कहते हैं, अब उनकी राय क्या है वो एक बार ज़रा सुन लेते हैं, फिर मैं आपकी तरफ। गवर्नर पंजाब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में मौक़िफ़ क्या रखा है वो ज़रा मुलाहिज़ा करें। पीटीआई को आप दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक वो लोग हैं जो 9 मई या किसी भी इस किस्म की एक्टिविटी में है, उनके खिलाफ केसेस चलाएं, उनको सजाएं दें। और वो लोग जो वतन हैं और पार्टी में बैठे हुए हैं, तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को उस तरीके से बैन करना मुनासिब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उस तरीके से बैन करना मुनासिब नहीं। कायरा साहब, अभी आपकी जमात ने सीईसी में फाइनल करना है कि क्या हुकूमत का साथ देना या नहीं देना, लेकिन ये जो अलीम साहब ने मौक़िफ़ रखा है, ये उस मौक़िफ़ की तायीद करता है जो कुछ दिन पहले फैसल वावडा साहब ने कहा था कि एमकेएम पाकिस्तान की तर्ज की पीटीआई पाकिस्तान बनेगी। क्या ये पार्टी पोजीशन है? पार्टी के ऊपर तो अभी तक कोई इस पे डिबेट नहीं हुई। जब कोई सीईसी का इजलास होगा या कोई हुकूमत इस तरह की कोई राय मांगेगी, हमारी जमात से कोई तावन मांगेगी, तो फिर जमात इस पर फैसला कर लेगी। लेकिन गवर्नर साहब को एक तो जब आप काफी दोस्त जब सवाल कर लेते हैं तो उन सवालों का जवाब तो पहले देना पड़ जाता है। मुझे भी पिछले 3 दिन से यही बात का सामना करना 4 दिन से पड़ रहा है कि आप बार बार सवाल जब करते हैं कि इसके ऊपर राय क्या है पार्टी, तो बार बार हम बता देते हैं कि पार्टी का कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन फिर जाती राय का सवाल किया जाता है। तो जाती राय दी होगी उन्होंने, पार्टी की राय तो गवर्नर साहब नहीं देंगे, वो तो पार्टी का तर्जुमान देंगे या पार्टी की लीडरशिप देगी। अच्छा कायरा साहब, आपने हमेशा बड़ी अवाम की बात की और आपने डट के इस पर बात की है, चाहे जो मर्जी हालात हो। मौजूदा सारे सियासी सिनेरियो तो एक तरफ, मौजूदा जो मुआशी हालात आप देख रहे हैं, लोगों को बिजली के बिल और लोग जिस तरह चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है कि इससे हुकूमत बच पाएगी? देखिए, गुजारिश ये है कि जहाँ तक ताल्लुक लोगों की जिंदगी में तकलीफ का है, कोई शक नहीं है इसमें कि लोग बहुत मुश्किल में, और हुकूमत के फैसलों से लोगों की जिंदगी में आसानी नहीं आई। इमीडिएटली कोई आसानी नहीं है, बल्कि उससे और मुश्किलात बढ़ी। ये तो वाज़ेह तौर पे है, इस पर तो कोई इनकार वाली बात नहीं। अब सवाल ये है कि गवर्नमेंट को ये फैसले करने चाहिए कि नहीं। इस वक्त जिन हालात का पाकिस्तान को सामना है और आलमी इदारों से तावन चाहिए, उनसे हमें फंडिंग चाहिए, अगर नहीं चाहते तो डिफॉल्ट है, वो तबाही का रास्ता है। और उन इदारों को पाकिस्तान के लिए जो उन्होंने अपने लिए क्रेडिट लाइन रखी है, उसमें कुछ शराइत भी हैं। वो शराइत पाकिस्तान के साथ दुश्मनी भी नहीं है। मैं इस बात का भी कायल हूँ कि वो शराइत सिर्फ उनके अपने हक में नहीं, वो पाकिस्तान के भी हक में है। लेकिन उन शराइत से हम जो रिकवरी करना चाह रहे हैं, जो नुकसान हो चुका है उसको रिपेयर करना चाह रहे हैं, या जो करेक्शन करना चाह रहे हैं निज़ाम के अंदर, तो क्योंकि पिछली दहाइयों का फैला हुआ अमल है, और उसके बाद अब उस सारे अमल को एकदम जब अब रिवर्स करने चलेंगे तो तकालीफ तो होंगी, मुश्किल फैसले तो होंगे। तो बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो हुकूमत के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो ये फैसले करे और लॉन्ग टर्म में कोई बेहतरी के आसार पैदा हो सके। ये एक वाहिद रास्ता नजर आता है। अच्छा कायरा साहब, अगर देखें, बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि बतौर सदर जरदारी साहब वो मशवरा देंगे। अभी फैसला तो आप जाहिर बात है कि सीईसी के बाद ही होगा, लेकिन वो एक्सपेक्ट करते हैं कि 2008 में जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर सियासी कैदियों की रिहाई की बात की थी, तलबा यूनियन से पाबंदी उठाने की बात की थी, तो अपोजिशन बेंचेस ने भी तालियां बजाई थी। और वो एक सिलसिला था बीबी के उस दौर का कि जब बीबी ने बरसर इक़्तिदार आके ये फैसला किया था कि सियासी कैदी रिहा हों।
आप ये पीटीआई वालों को सियासी कैदी समझते हैं या फिर ये समझते हैं कि ये कानून के उस दायरे में नहीं आते जो सियासी कैदियों के लिए पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है? देखिए, इस पे फैसला तो हुकूमत वक्त ने करना है। जो केसेस बने हुए हैं, माजी में तो यही होता रहा कि जब किसी की अपनी हुकूमत आ जाती है तो वही केसेस अचानक जो कि कंक्रीट की दीवारें साबित हो रही होती हैं वो रेत की दीवार बन जाते हैं। यही ऐसा है, ये बात तो दुरुस्त है कि माजी में ऐसा होता रहा। लेकिन अगर कानून के तहत कोई केस बना है तो उसको अदालत के अंदर हुकूमत को जल्द पेश करना चाहिए और अदालत के टचस्टोन से उसको फारिग होना चाहिए। वो फारिग हो जाए या वो कन्विक्शन हो जाए, जो भी सूरत उसकी बननी है, ये अपने तौर पे ना हुकूमत केसेस कायम करे और ना हुकूमत उसको विड्रा करे। ये हमारे लिए कभी बेहतर नहीं है। आप हमें किसी असूल के तहत चलने की जरूरत है। तो मैं ये इसके हक में तो बिल्कुल नहीं हूँ कि किसी जमात के खिलाफ कोई जो इंतकामी कार्रवाई की जाए, लेकिन ये बात भी है कि अगर आप हुकूमत केस बनाए और विड्रा कर ले तो सनद दे दी ना कि हम विक्टिमाइज कर रहे हैं। तो ये कहने की हद तक, डिस्कशन की हद तक मैं और आप इस पे एग्री कर सकते हैं, लेकिन हुकूमतें ये ह्यूमनली इस तरह पॉसिबल नहीं होता कि इस बातों को तस्लीम कर लिया जाए। तो अदालतों को चाहिए कि उन मामला को जल्दी देखें और इनका फैसला कर दें कि उन्होंने इस पे क्या राय देनी है, क्या अपने राय, ताकि अगर किसी के साथ ज्यादती है तो वो ज्यादती का अदालत जल्द हो जाए। अच्छा खैर साहब, आप आने वाले दिनों में आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये इसके बगैर गुजारा नहीं था। एक सोलर स्कीम पंजाब में मुतारफ़ कराई गई है और उसमें कहा गया कि एक फाइलर होना ज़रूरी है, जो वज़ीर आला साहब की तरफ से कहा गया उनको मिलेगा। अब एक देहात में रहने वाला किसान, एक आम मजदूर जिसके बेचारे जो गरीब आदमी, उसका फाइलर तो दूर दूर तक इस मामले में तल्लक कोई नहीं होता। तो फिर ये क्या इसी तरह चलेगा? फाइलर तो फिर वो है जो अफोर्ड भी कर जाता है। बहुत सारे फाइलर वो भी होंगे जो नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बात में बड़ा वजन है आपकी बात में कि ये जो स्कीम्स दी जाती हैं, एक तरफ तो ये बिजली की बचत की है और दूसरी तरफ आप दे रहे हैं ताकि आम आदमी को रिलीफ मिल सके। और आम आदमी जो है वो मजदूर है, किसान है, छोटा कारोबारी बंदा है, और अगर वो फाइलर नहीं है तो इसका मतलब है कि मजदूरों और किसानों के लिए तो रास्ता आपने बंद कर दिया। तो ये मुनासिब नहीं है। लेकिन मुझे फैसले की तफसील का नहीं पता, लिहाजा मैं इस पे फिलहाल आपके स्टाफ को सपोर्ट करते हुए इससे ज्यादा बोल नहीं सकता कि जब तक मैं उस पॉलिसी को देख रहा हूँ। अच्छा, एक कायरा साहब, मेरा सवाल बड़ा ज़ोर से गौहर साहब साबिक वफाकी वज़ीर निगरान सेटअप में रहे हैं, अब IPBs के हवाले से बड़ा शोर मच रहा है और ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जिसे सुनकर और देखकर हम सब, बल्कि पूरा पाकिस्तानी कौम जो है वो परेशान है कि ऐसा भी होता था। आप समझते हैं कि वो जो कह रहे हैं ये IPBs के हवाले से कोई नया मुआहदा होना चाहिए, इस पर कोई नज़रसानी होनी चाहिए? दो बातें हैं राना साहब। पहली बात तो ये है कि गौहर साहब बड़े ताकतवर बंदे थे, वो बड़े अहम वजीर थे और हुकूमत में रहे कोई 8 महीने 6 महीने। उस वक्त तो ये तजवीज़ उनकी तरफ से नहीं सुनी, हालांकि उस वक्त वो किसी को जवाब दे ही नहीं थे। उनके साथ तो तमाम इदारे भी सपोर्ट कर रहे थे और ये तजवीज़ और इस पर एक बेहतर लाएमल इख्तियार कर सकते थे, काश उन्होंने उस वक्त कर लिया होता। अब जब वो नहीं रहा तो अब लोगों की खुशी के लिए या उनको खुश करने के लिए आप एक खिलाफ हकीकत बात कर रहे हैं। देखिए, जो कैपेसिटी चार्जेस है, एक पहलू है कि वो क्या अच्छे फैसले हुए, क्या अच्छे मुआहदे हुए, नहीं हुए, इसके ऊपर अलग बहस की जा सकती है। आज तो सूरत हाल ये है कि वो मुआहदे हैं, इस वक्त आप उनका सामना कर रहे हैं और उसमें बहुत सारे ममालिक के फैसले हैं। आप अपने तौर पे उन सॉवरन करेंसीज को तो वापस नहीं ले सकते। आप अगर दुनिया के साथ बिगाड़ना चाहते हैं तो और बात है, गुफ्तगू करने में तो कोई हर्ज नहीं। अमलन क्या हुकूमत के लोग ये कोशिश नहीं कर रहे होंगे? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ कि यकीनन कर रहे होंगे। आज मुल्क का सबसे बड़ा मसला ये है कि कैसे मुमकिन है कि इस मुल्क का वजीर आजम जो कोई भी हो, इस मुल्क के वज़रात जो कोई भी हो, कि कैसे मुमकिन है कि वो ये कोशिश नहीं कर रहे होंगे कि ये मुआहदे जो हैं इसको नई शक्ल दे दी जाए। लेकिन हमारे दोस्त बहुत सारे जो टीवी पे बैठ के बातें करते हैं वो कैपेसिटी चार्जेस को जानते हैं कि क्या है, वो उसको गलत तरीके से
उसकी प्रेजेंटेशन करते हैं। बहुत शुक्रिया कमर जमान कायरा साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी कल। अल्लाह ने के बाद।